अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। वो हस्बे मामूल रात के खाने के बाद किताबें खोले बैठा था। बायोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर शैतान की आंत साबित हो रहा था। वो पिछले 5 दिन से इसे खत्म करने की कोशिश में था। दफतन उसका फोन धीमा सा गुनगुनाया। कोई और नंबर होता तो वो पढ़ाई के वक्त कभी ना उठाता, पर स्क्रीन पर जगमगाता मुनीज़े फारूक का नाम वो नजरअंदाज नहीं कर पाया। वो फोन नहीं किया करती थी, अगर कर रही थी तो कुछ जरूरी था। तुम घर पर हो? फोन कान से लगाते ही मुनीज़े की उजलस से भरी आवाज किसी सलाम दुआ के तकल्लुफ के बिना कानों में पड़ी। जी खैरियत? वो परेशान हुआ था। मुनीज़े की आवाज में एक अजीब सा तासुर शामिल था। और तुम्हारे पेरेंट्स? एक और पुरउजलस सवाल उसकी तरफ उछाला गया। हॉस्पिटल। आज मॉम और डैड दोनों ही ऑन कॉल थे। गुड। उसने चंद लम्हे खामोशी से गुजारे। कॉलेज में सिलाई कढ़ाई सीखी है कुछ या नहीं? मतलब वो बिल्कुल नहीं समझ पाया कि सवाल की क्या तुकपंती थी। जख्म सी लेते हो? जैद को उसकी आवाज में बेनाम तासुर जैसे एक लम्हे में समझ आया। वो तकलीफ में थी। गुफ्तगू में वो वक्फे इसलिए ले रही थी क्योंकि वो शायद अपनी करा दबाने की कोशिश कर रही थी। आप ठीक हैं? वो फौरन कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ था। नहीं, वो सीधी बात करती थी। कहाँ हैं आप? मुनीज़े की पुरदर्द मगर पुरसकून आवाज उसे इस्तराब में मुब्तला कर रही थी। तुम्हारे घर के बाहर। वो फौरन कान फोन से हटाए गेट की जानिब भागा। बेल बजाऊंगी तो तुम्हारा ये सोया हुआ चौकीदार उठ जाएगा। मैं नहीं चाहती मुझे कोई यहाँ ऐसे देखे। सीढ़ियां उतरते वो मुनीज़े की बात सुन रहा था। मैं आ रहा हूँ। अपने मुलाजमों के टोले का भी कोई बंदोबस्त करो। उसने एक और मसला बताया। सब अपने क्वार्टर में हैं। जैद ने फिलफौर तशफ़ी की। 3 कनाल का ये महल नुमा बंगला इतना बड़ा था कि उसे वक्त लगा घर के बैरूनी हिस्से तक पहुंचने में। तुम्हारे भागने की आवाज यहाँ तक आ रही है। यूं ही शोर करोगे तो मैं यहीं से चली जाऊंगी। उसने गेट की तरफ बढ़ते जैद के कदमों की आवाज पर उसे डांटते हुए धमकाया। जैद की स्पीड को एकदम ब्रेक लगी। वो धीमे से गेट खोलकर बाहर आया तो उसे गेट की बाईं दीवार से लब काटते टेक लगाए खड़े पाया। हवाई नवंबर में उसके सफेद चेहरे पर मौजूद पसीने की नन्ही बूंदें दर्द की शिद्दत का पता देती थी। वो उसे देखकर सीधी खड़ी होती मुस्कुराई थी। जैद की नजर उसके मुस्कुराते चेहरे से होते उसके बाईने बाजू पर पड़ी जो उसने बाईने हाथ से सख्ती से पकड़ रखा था। आस्तीन का हाकी कपड़ा खून से तर स्याह पड़ रहा था। उसने फटी हुई आंखों से उस जख्मी मुस्कुराती पुरहिम्मत लड़की को देखा। वो फौरन उसे चलने में सहारा देने को उसकी तरफ बढ़ा, पर मुनीज़े ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वो चल सकती थी खुद। वो साथ चलते हुए घर में दाखिल हुए। जब वो गेट पर सोए गार्ड से इतना दूर आ गए कि वो उनकी आवाज न सुन पाए, जैद फौरन मुनीज़े की तरफ मुड़ा था। क्या हुआ है आपको? ये चोट कैसे लगी? इतना खून, बहुत दर्द हो रहा होगा। वो एक ही सांस में बहुत से सवाल कर गया। मुनीज़े का इस हालत में उसके घर होना सब कुछ ही बहुत अजीब था। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, बस हल्की सी गोली लग गई है। वो तुम संभाल। व्हाट? जैद की आंखें उबल पड़ी थी उसकी बात सुनकर। हल्की सी गोली? आप यहाँ रुके, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। डोंट वरी, हॉस्पिटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। वो कहते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागा था। जैद, मुनीज़े ने धीरे से उसे रोकना चाहा, उसने नहीं सुना। जैद, वो झुंझलाकर चिल्ला उठी। हॉस्पिटल जाना होता तो सीधी वहां जाती मैं, तुम्हारे पास क्यों आती? गोली लगी है, पुलिस केस है ये। पुलिस इन्वॉल्व होगी तो अब्बा को पता लग जाएगा। वो जॉब नहीं करने देंगे। जॉब नहीं करूंगी तो पैसे नहीं आएंगे। पैसे नहीं आएंगे तो अब्बा का डायलिसिस नहीं होगा। वो मर जाएंगे, अब्बा मर जाएंगे। जैद, उसने कहना गुस्से में शुरू किया था, पर जुमले के आखिरी हिस्से तक आते आते उसकी आवाज निकाहत सदा सी सरगोशी में बदल चुकी थी। वो यूं ही बाजू पकड़े लब काटती बरामदे की संगी सीढ़ियों पर हाँफते हुए बैठ गई। जिस्म में रिश्ता जख्म मौजूद हो तो सांस लेना भी मुशक्कत होती है। मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे गोली निकालनी नहीं आती, और ये पता नहीं कितनी डीप है। आपकी बोन न डैमेज हुई हो। वो उसकी जिद देखकर बहुत बेबसी से पलटा। अब उसके सर पर खड़ा उसके जख्म को परेशानी से देखता कह रहा था, गोली निकालनी नहीं है, छूकर गुजरी है। तुमने बस टांके लगाने हैं, ये भी नहीं कर सकते तुम। दर्द ने उसे चिड़चिड़ा सा कर दिया था। आप अंदर चले, मैं देखता हूँ कुछ। उसने झुककर उसे उठने में मदद देनी चाहिए, जिसे मुनीज़े ने फिर झटक दिया। मुझे तुम्हारा सहारा नहीं, मेडिकल हेल्प चाहिए जैद।
उसने अपने हाथ जल्दी से पीछे किए, मुबादा वो गुस्से में उठकर चली ना जाए यहाँ से। कुछ देर बाद वो डैड के कमरे से सारी जरूरत की सप्लाईज लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां मुनीज़ा स्टडी टेबल की ऑफिस चेयर में घूमती हुई आसपास का जायजा लेती अपना बाजू पकड़े बैठी थी। मेरा पूरा घर तुम्हारे इस कमरे से छोटा होगा। वो उसे देखकर हंसी। जख्म दिखाए अपना। वो उसके जख्म से इतना घबराया हुआ था कि अपनी इमारत पर उसके तंज पर हमेशा की तरह बरहम नहीं हो पाया। पहले एक कपड़ा लाओ, बल्कि कोई बेडशीट जिसका प्रिंट तुम्हें बहुत बुरा लगता हो और जिसके जाया होने पर तुम्हें जरा भी दुख ना हो। वो नहीं चाहती थी कि कहीं भी खून के दबे पड़े। जैसे शहजादों की तरह जैद रहता था, उसे यकीन था कि वो किसी की मदद के बिना निशान साफ नहीं कर पाएगा। वो उजलत में ड्रेसिंग रूम से एक शीट उठा लाया। मुनीज़े ने उसे नीचे बिछाने का इशारा किया। उसने फौरन बिछाई। वो पलंग से टेक लगाए फर्श पर उसकी बिछाई शीट पर बैठी और अपना जख्म वाला हाथ आगे किया कि वो मुआयना कर ले। आपने इस पर स्कार्फ बांधकर खून बहने से रोककर बहुत अच्छा किया, वरना बहुत ब्लड लॉस हो जाता। वो उसका जख्म देखते हुए जख्म के ऐन ऊपर बंदे कपड़े की तरफ इशारा करता कह रहा था, मैंने फर्स्ट एड क्लास ले रखी है, तुम्हारी तरह थोड़े ही हूँ। मुनीज़े ने उसे कांपते हाथों से बॉक्स खोलकर चीजें इधर उधर करता देख उस पर चोट की। जख्म साफ करने के लिए स्प्रिट की बोतल खोली तो वो खाली थी। वो भागकर डैड के रूम फ्रिज से ब्रांडी की बोतल उठा लाया। कैसे हुआ ये सब? वो उसके जख्म पर अल्कोहल गिराते उसे पूछ रहा था। जख्म पर महलूल गिरा तो उसका चेहरा दर्द के मारे मजीद पीला पड़ा। तुम ड्रिंक करते हो? वाह! वो दर्द से ज़िहान हटाने को उसे छेड़ रही थी। डैड की है ये। वो गड़बड़ाया चेहरा सुर्ख हुआ। मुझे बताएं गोली कैसी लगी? उसने अपना सवाल दोहराया। यार, यहाँ तुम्हारे एरिया के एक बंगलों में पार्टी चल रही थी। वहां छोटे शहरों से स्मगल्ड लड़कियां लाई गई थीं। स्टोरी को कवर करते पकड़े गए। भागे तो पीछे से गार्ड ने फायर खोल दिया। कैमरा तोड़ दिया कमीने ने हमारा। नुकसान हो गया। जैद ने बोतल से नंबिंग एजेंट सिरिंज में बढ़ते उसे एक नजर देखा, जिसे गोली लगने से ज्यादा कैमरा टूटने की फिक्र थी। आपकी टीम आपको ऐसे ही छोड़कर चली गई इस हालत में? अब वो सुई मुनीज़े के बाजू में जख्म के पास चुभो रहा था। पसीने के 2 नन्हे कतरे उसकी पेशानी पर भी नमूदार हुए थे। नहीं, मैंने उन्हें कहा कि इस घर में मेरा बहुत काबिल डॉक्टर दोस्त रहता है, जिसकी पूरी फैमिली डॉक्टर है। मुझे सेफ हाथों में देखकर चले। उसने सूचर्स शुरू किए तो मुनीज़े ने होंठ खींच लिए, गर्दन पीछे छोड़कर सख्ती से आंखें नीचे सर पीछे गिरा लिया। जैद ने लाइव टिश्यूज पर आज से पहले काम नहीं किया था। ये 4th 5th ईयर में जब वार्ड शुरू होते हैं तब सिखाए जाते हैं। ये भी खुशकिस्मती थी कि 2 माह पहले एक पोस्टमार्टम केस पर डॉक्टर इंसारी उन्हें ले गए थे और उसने सूचर्स प्रैक्टिस किए थे, वरना आज वो ये भी ना कर पाता। जख्म सिल गया था, खून रुक गया। उसने अपनी 20 साला जिंदगी में इतने शदीद दबाव में कभी कुछ नहीं किया था। जैद ने गहरी सांस लेकर सर उठाया तो वो गर्दन पीछे ढलकाए नींद बेहोश सी थी। मुनीज़े, उसने अपने खदशों में गिरकर पुकारा कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। उसने हल्का सा सर उठाकर उसे मुस्कुराकर देखा। हो गया? उसे बोलता देख जैद को इत्मीनान हुआ। गुड। ये रिस्क था मुनीज़े, मैं ना कर पाता तो। उसने जख्म पर पट्टी बांधते कहा। तुम कर लेते, मुझे यकीन था। वो अब एक और सिरिंज में पेन किलर भर रहा था। ये नंबिंग एजेंट है। मुनीज़े ने उसे टोका तो जैद ने शीशी आंखों के करीब ले जाकर बखूर देखी। तो जो पहले मैंने आपको लगाया वो क्या था? उसने घबराकर वो खाली बोतल उठाई। पेन किलर तो वो थी। उफ, वो इसके जख्म को बिना सी किए उस पर उल्टे सीधे टांके लगा चुका था। आपने बताया क्यों नहीं? जैद के चेहरे पर बेयकीनी, शर्मिंदगी, मलाल सब था। वो इस दर्द का तसव्वुर भी नहीं कर पाया जो अभी मुनीज़े ने उसकी गलती के सबब बिना उफ किए सहा था। तुम्हें उस वक्त टोकती तो तुम्हारा मोरल डाउन हो जाता, फिर मेरा हाथ कौन सिलता? वो ठीक कह रही थी। उसने खुद को भी मलामत की। पट्टी बन गई तो वो सब समेटने में उसकी मदद करने लगी। मैं कर लूंगा, आप आराम से बैठें। हर चीज बॉक्स में वापस डालकर उसने मुनीज़े के खून आलूद आस्तीन के टुकड़े जो उसने जख्म देखने के लिए काटे थे, स्कार्फ, रुई और बेडशीट एक शॉपर में डालकर गिरा लगाई। सब सिमट गया तो वो उठने लगी। कहाँ जा रही हैं? घर। आज 2 बजे तक का कहा था घर पर। अब्बा परेशान होंगे। क्राइम रिपोर्टिंग जान जोखों का काम था और इस पेशे में मेडिकल की ही तरह दिन रात की तमीज मफकूद थी। अभी 11:30 हो रहे हैं। आप 1-1.5 घंटा आराम करें। 2 बजे से पहले मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। वो इतना नकाहत ज़दा महसूस कर रही थी कि इस दफा उसे मना नहीं कर पाई।
जैद ने पलंग की तरफ इशारा किया तो वो सुस्त कदमों से चलती पलंग पर लेट गई थी। यार, मैं सोचती थी तुम अमीरों को जमीर पर इतना बोझ होने के बावजूद नींद कैसे आ जाती है। ऐसा नर्म बिस्तर हो तो नींद किस काफिर को नहीं आएगी। उसने हंसते हुए गद्दे को अपने ठीक हाथ से 1-2 दफा थपकाया। जैद ने उसकी बात पर ना चिढ़ने का फैसला करके सर झटकते रोशनी मदन की और कमरे से निकल गया। हाल, आप कहिए, कुछ जरूरी था गालबन। वो डॉक्टर सादिया के बताए उस रूफ टॉप कैफे में दोपहर के 4 बजे एक दूसरे के आमने सामने बैठी थी। रस्मी सलाम दुआ के बाद वो सीधा मौजू पर आई। हाँ, वो मुनीजे को देख रही थी। गुजरे सालों में वो बदली तो नहीं थी, हाँ मजीद खूबसूरत हो गई थी। बाहर की आबो हवा का असर था शायद। वो अपने ख्याल का इजहार मुनीजे के सामने करती तो वो हंस पड़ती। ये 1 साल तुर्की में रहकर शक्ल कुछ ठीक हुई थी, वरना शाम, इराक और मिस्र में गुजारे 3.5 साल तो बस यूं था कि एक दिन मजीद जिंदा रह जाना ही कामयाबी थी, मौजज़ा था। जैद को आजाद कर दो मुनीजे, वो कुछ लम्हों के तवक्कुफ और तरद्दुद के बाद गोया हुई। ये बात करनी थी आपने? छोड़ तो चुकी हूं मैं, और कैसे छोड़ते हैं। उसे हैरत हुई थी और वो इसे क्यों कह रही थी ये, वो भी इतने सालों बाद। हाँ, बट नॉट फॉर्मली, डिवोर्स हिम। सादिया ने अपनी बात रखी। मैं उसकी जिंदगी में कहीं नहीं हूं, क्या फर्क पड़ेगा। वो कितनी देर कुछ बोल नहीं पाई थी और जब लब खुले तो आवाज किसी खाई से आती महसूस हुई। उन्होंने कितनी आसानी से उसकी जिंदगी में वो बची वो आखिरी शय मांग ली थी जो जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। फर्क पड़ता है, कानूनन तुम अब भी उसकी बीवी हो, ये छोटी बात नहीं है। सादिया ने अपनी बात पर जोर दिया। वो दोनों कैसे एक इतना अहम मामला दरमियान में लटकाए नॉर्मल जिंदगी जीने की अदाकारी कर रहे थे। वो मर्द है, कानूनन उसे इस डिवोर्स की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे शादी कर सकता है। उसने एक और तो जी दी, एक और कोशिश की उनके मुतालबे को टालने की। जब तक उसे तुम्हारी तरफ से आस रहेगी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो 5 साल से वहीं खड़ा है। वो अपने बेटे को मजीद माजी को गर्दन मोड़े तकते हुए हाल में जीते नहीं देख सकती थी। वो वहीं खड़ा है तो फिर एयरपोर्ट पर उसके साथ मौजूद वो लड़की। उसकी तवक्को के बरस सादिया एयरपोर्ट पर होने वाली उस मुलाकात से बेखबर लग रही थी। मैं उसकी हर आस तोड़कर उसकी जिंदगी से निकली थी। वो भी तो दे सकता है डिवोर्स, आप उसे कहें। वो अब थक गई थी, तमाम जिंदगी यही किया था। क्या इस एक मामूली सी शय पर भी वो जरा खुदगर्जी दिखाने की हकदार नहीं थी? किसी को क्या फर्क पड़ता। वो मेरी बात सुनता तो मैं तुमसे मिन्नत नहीं कर रही होती। सादिया के लहजे में बेबसी थी। जैद उनकी मान जाता तो वो आज यूं यहाँ होती। आप यूं मत कहें, मुझसे मिन्नत मत करें, मुझसे वो मत मांगे जो मैं नहीं दे सकती। उनके मिन्नत कहने पर उसका हाथ अपने सामने गिरे गर्म कॉफी के मग पर मजबूत हुआ, जो बहरा 5 मिनट पहले डॉक्टर सादिया के उसके आने से कबल किए गए ऑर्डर पर उनके दरमियान रख गया था। वो सारी दुनिया के लिए मुनीज़े फारूक थी, ये नाम उसकी पहचान था। इस नाम से इसे अब बहुत लोग जानते थे, पर कहीं से कॉफी लेते हुए जब उसे डिस्पोजेबल कप पर लिखने के लिए नाम पूछा जाता तो वो मुनीज़े जैद बताती थी। इस कप से मशरूब की जिंदगी अफजा घूम धीमी सी मुस्कान के साथ लेना, ये उसकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी खुशी थी, वाहिद खुशी थी। वो कैसे दस्तबरदार हो जाती। महज नाम के इस रिश्ते का क्या करोगी और कब तक करोगी? वो इसे सवाल कर रही थी, उसके पास इन्हें देने को कोई जवाब नहीं था। वो मेरा बेटा है, मुझे उसकी फिक्र है, पर तुम्हारी भी है। आगे बढ़ो, जिंदगी बहुत तवील है। ये माजी की चौखट पर बैठकर उसे तकते हुए नहीं गुजारी जाती। उन्हें शुरू से ही इस लड़की से बहुत से मसाइल थे। उनके बस में होता तो उसे कभी भी अपने बेटे की अपनी जिंदगियों में न आने देती। वो जैद के लिए पहले दिन से अच्छी खबर नहीं थी, पर वो उनके न चाहने के बावजूद उनकी जिंदगियों का लाजमी जुजू बन गई थी और अपनी मौजूदगी चाह कर भी कायम रखे हुए थी। किस्मत का कलम उनके हाथ में नहीं था। किस्मत का कलम अगर हमारे हाथ में होता तो मसला ही क्या था, रोना ही क्या था फिर। वो बड़ी थी, माँ थी, उनकी परेशानी बजा थी, पर वो अपने दिल का क्या करे। उसने उसकी कभी नहीं सुनी थी। वो यूं भी नाला था, ये आखिरी बात भी ना सुनती तो शायद धड़कना बंद कर देता। तुम जा चुकी हो, उसे ये कबूल करने दो। वो कब तक अकेला रहेगा, तुम कब तक अकेली रहोगी। वो समझाने वाले अंदाज में मुखातिब थी। वो समझने की हद पर खड़ी होती तो समझ भी जाती। कुछ जज्बात मंतक की आवाज सुनने से कासिर होते हैं।
बहरे होते हैं, मोहब्बत उनमें सबसे पहले आती है। मिसेस इब्राहिम, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। मैं आप सबकी ज़ैद की जिंदगी से 5 साल कबल ही जा चुकी हूँ और मेरा वापसी का कोई इरादा नहीं है। आपका बेटा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है ये मेरा मसला नहीं है। वो अपने फैसलों में आजाद है। वो चाहे तो आज डिवोर्स भेज दे, मुझे कोई इशू नहीं है। वो इन्हें उन्हीं की तरह समझा नहीं सकती थी। उसके पास कोई दलाइल नहीं थे। वो मुनीज़े फारूक बन गई, पुरएतमाद अटल, किसी की ना सुनने वाली, मुकाबिल को एक फासले पर रखकर बात करती हुई। ये उसके फरार का तरीका था। हाँ, बस आखिरी जुमला उसके इतने एतमाद से कहने पर किसी अंधेरी कोठरी में जंजीरों से जकड़ा कल्ब खौफ से सुखड़ा था। वो अगर वाकई इन अवराके मर्ग पर कोई जान गुस्ल मोहर लगाकर बेच देता तो, उसकी माँ उसे मना लेती तो। वो वादा करके गया था कि वो उसकी चाह के मुताबिक उससे कोई राब्ता नहीं करेगा, कभी नहीं मिलेगा, पर उसका इंतजार हमेशा करेगा। वो जब चाहे उसे पुकार ले, वो जिंदा हो तो उसकी एक आवाज पर चला आएगा। वो आज भी अपने किए उस वादे पर कायम था और खुद वो अहद निभा रही थी जो उसने किसी से नहीं किया था, ज़ैद से तो कभी नहीं। हम दोबारा कहीं मिले तो वो चाहेगी हमारे दरमियान माजी का कोई हवाला ना आए। वक्त ने आपको मजीद ग्रेसफुल कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। वो अपना बैग उठाती उठ खड़ी हुई, जाने के लिए मुड़ी, पर सादिया के जुमले ने उसे दूसरा कदम उठाने न दिया। तुम भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी वो करता है। वो अपना फोन हैंडबैग में डालते हुए कड़वी सी मुस्कान लिए तासुब से सर हिला रही थी। ये इतराफ तो उसने कभी ज़ैद के सामने भी नहीं किया था, पर उसके नाम पर हर कांटे हिजर में शायद वो खुद सरापा इतराफ हो गई थी। इतनी जाहिर, इतनी आया, उन मोहब्बतों का क्या किया जाए जिन्हें अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन। वो उनकी आवाज पर थमी जरूर थी, पर मुड़ी नहीं। उनकी आवाज में गुस्सा, बेबसी और दुर्गम था। मुनीज़े ने बेख्तियार अपने चेहरे को छुआ। क्या उसकी शक्ल देखकर लोगों को उस पर रहम आने लगा था? लोग तो उससे मुतासिर होते थे, हाइफ होते थे, इम्प्रेस होते थे। वो इसे रश्क से देखते थे, पर शायद सिर्फ वो लोग जो उसे करीब से नहीं जानते थे। हासिल को अपने हाथों से लाहासिल में बदलने वालों पर लोग तरसी खाते हैं। उन्हें उन पर रहम ही आता है, ठीक ही आता है। वो बिना मुड़े चंद लम्हों के ट्रांस के बाद मजबूत कदम उठाती वहां से चली गई, जैसे उसने सुना ही ना हो। सुना हो भी तो उसे फर्क ना पड़ता हो। माजी, सोया हुआ दिमाग माजी की इस कदर तेज आवाज से झुंझला उठा था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। एकदम से उठने पर बाइने बाजू में कोहनी के ऊपर दर्द की शदीद लहर दौड़ी। उसने कराह कर दूसरे हाथ से दुखता हुआ हाथ थामा। आंखें खोलें तो सामने गैर मानूस मंजर था। म्यूजिक अब भी उतनी ही आवाज में चल रहा था। नौजवानों में मशहूर ब्रिटिश ब्रेंडरॉन रैक्शन के गाने टेकन के बोल कान फाड़ रहे थे। नाउ यू कांट हैव मी, यू सडनली वॉन्ट। उसने जागते देख ज़ैद ने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर खाना बंद किया। आप ठीक हैं? शुक्र है आप उठ गई। मुझे लगा यू पास्ड आउट। वह फोन जेब में डालते 2 कदम आगे हुआ। ये तुमने लगाया था म्यूजिक? तुम पागल वागल तो नहीं हो? मुनीज़े ने बेयकीनी से उसे देखा। मरीज के साथ ऐसा सलूक कौन सा डॉक्टर करता है? मैं आपको कब से आवाजें दे रहा था, आप उठ ही नहीं रही थी। कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। आपने घर जाना था 2 बजे से पहले। आप ठीक है ना? वो वाकई उसे आवाज देकर उठाने की कई नाकाम कोशिशें कर चुका था। शायद पेन किलर में कुछ मिकदार में ख्वाब आवर दवा भी मौजूद थी। आखिरी रास्ता उसे ये सूझा इस इरादे के साथ कि अगर वो अब भी ना उठी तो वो एम्बुलेंस बुला लेगा। ठीक थी, पर इस म्यूजिक से जरूर मैंने कार्डिक अरेस्ट में चले जाना था। उसने अब भी अपने दिल पर हाथ रखकर जैसे बेतरतीब धड़कन नापी। ऐसे तो नहीं कहें, आई एम सॉरी। क्या टाइम हो रहा है? मुनीज़े ने उसकी माजरत अनसुनी करते वक्त पूछा। 1। ओफ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वो एकदम ही बिस्तर छोड़कर उठ खड़ी हुई। आधे घंटे से जगा ही तो रहा हूँ। उसने साइड टेबल से उसका बैग उठाकर उसे थमाते जवाब दिया। चलो। 1 सेकेंड। मुनीज़े ने उसकी आवाज पर उजलत में कमरे से निकलते उसे रुक कर देखा। ये पहन लें। वो कोई सफेद ऊनी अपर था जो वो उसकी सिमत बढ़ा रहा था। ये किसका है? मुनीज़े को अपनी फटी हुई आस्तीन याद आई। मॉम का। वो जो हाथ बढ़ाकर लेने लगी थी, ये सुनकर रुक गई। सादिया इब्राहिम का था, मतलब कम से कम उसकी 1 माह की तनख्वाह जितना महंगा। उसके जख्मी हाथ से उस पर कोई लहू का डब्बा लग गया तो
नहीं इसकी जरूरत, उसने मना करना चाहा। आप इस फटे हुए स्लीव्स के साथ कैसे घर जाएंगी? स्कार्फ आपका वैसे ही वेस्ट हो चुका है, ये ऊपर पहन ले, कह दीजिएगा ठंड थी तो कुलीग से बारो कर लिया। जैद शायद जब वो सो रही थी सब सोच विचार करके बैठा था। पर ये काफी महंगा लग रहा है, तुम्हारी मॉम को ढूंढने पर ना मिला तो? वो अब भी तामुल का शिकार थी। अगर मुझे बाकी की सारी जिंदगी आपके अफ्रीका में पुअर्टी और भूख का इल्जाम मेरी अमीरी पर लगाने का डर ना होता तो मैं आपको मॉम का वॉक इन क्लोजेट जरूर दिखाता। उनके पास इतने कपड़े हैं, इन्हें रियलाइज भी नहीं होगा। वैसे भी ये वो लास्ट मंथ यूके की ट्रिप पर पहन चुकी हैं। शी इज नॉट गोना वेयर इट अगेन। इब्राहिम हुसैन क्या में पाकिस्तान से कबल सिंध के अहम सियासी कारोबारी खानदान में से एक से ताल्लुक रखते थे। मुल्क बनने के बाद भी उनका खानदान सूबाई और कौमी सियासत का अहम हिस्सा रहा था, पर उन्होंने वालिद के बरक्स तिब को बतौर पेशा चुना और कारोबार का रुख भी इसी पेशे की तरफ मोड़ दिया था। प्रॉपर्टी, अनगिनत इन्वेस्टमेंट्स के अलावा आज उनकी मुल्क के बड़े शहरों में 6 से 7 अस्पतालों की चेन थी, जहां स्टेट ऑफ आर्ट तिब्बी सहूलियात में असर थी। वो मुल्क की डॉक्टर कम्युनिटी का बहुत नुमाया नाम थे। जैद की तवील तफसील पर मुनीजे ने वो अपर आखिर थाम लिया। लेट मी हेल्प, उसे पहनते हुए लब बींचते देख जैद ने अपर कोट की तरह थामा और मुनीजे के दूसरे हाथ की मदद से अपना जख्मी हाथ आस्तीन में डाला। यह आपकी टैबलेट्स। गाड़ी तकरीबन हाली हुई सड़क पर रात के 1:30 बजे दौड़ रही थी। जैद ने ड्राइव करते मुनीजे को डैशबोर्ड से उठाकर दवा की थैली पकड़ाई, जो टेक लगाए बैठी विंडशील्ड के बाहर देख रही थी। ये कहाँ से आई? उसने गोद में पड़े शॉपर को देखते पूछा। मैंने मंगवाई। कैसे? वो आम खांसी बुखार की दवाई नहीं थी कि बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाती। मॉम के प्रिस्क्रिप्शन पैड पर लिखकर उसने सादा सा जवाब दिया। तुम क्विक थिंकर हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो, अच्छे सर्जन बनोगे तुम। मुनीजे ने मुतासिर होते तारीफ की। वो भी बाप की तरह सर्जन बनना चाहता था। हाँ, बिना इनेस्थीसिया के जो टॉर्चर मैंने आपको किया है, मुझे सिरे से सर्जन बनने का इरादा ही ड्रॉप कर देना चाहिए। जैद को उसकी तारीफ पर अपनी कोताही नए सिरे से याद आई। किस कदर गधा था वो। फर्स्ट टाइम बिना ट्रेनिंग के यू आर अ स्टार, नेचुरल, फजूल मत सोचो, मुनीजे ने उसे झिड़का। आपने इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर लिया बिना उफ तक किए? आई कांट इमेजिन, आई एम अमेज्ड। वो अब भी हैरान था, बेयकीनी उसकी आवाज में वाजिया थी। सिंपल, जैसे इंसान गुस्से को, खुशी को, दुख को छुपा सकता है, वैसे ही दर्द को भी हैंडल कर सकता है। दर्द भी एक एहसास ही तो होता है आखिरकार। दिमाग हमें बताता है कि दर्द हो रहा है, हम उसकी सुनकर बिना सोचे समझे चीखते हैं। अगर हम खुद को ट्रेन कर लें ये सोचने पर कि अगर दर्द हो रहा है तो शोर करने से, रिएक्ट करने से क्या होगा, दर्द कम हो जाएगा। अगर हाँ तो कर लें रिएक्ट, अगर नहीं तो फिर क्या फायदा। साइकोलॉजी ट्रेन करना पड़ता है ब्रेन को, और बस। मुनीजे ने सादा से अल्फाज में मुश्किल सी बात तफसीलन बताई। बहुत ही अजीब फिलॉसफी है ये। जैद को वो फलसफा काबिले अमल नहीं लगा। कहना आसान था, और फिर बर्दाश्त ही क्यों किया जाए। इतना भी अजीब नहीं है। मिलिट्री में, कैबिनेट, प्रोफेशनल में इस्तेमाल होती है। उसका हर तरीका सनद याफ्ता होता था। स्टिल उसने कंधे उचकाए। तकलीफ पर रोने से क्या होता है? वो कम होती है? नहीं तो फिर क्या रोना, क्या इजहार करना। वो जख्मी हालत में भी जिरा कर सकती थी। इंसान का दिल हल्का हो जाता है। हर बात लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो जरूरी तो नहीं। दिल तो पैसे ही बड़ी ख्वार और हल्की चीज है, इसे मजीद क्या हल्का करना। मुनीजे ने उसकी दलील दिल गरीब की खूब तहकीक करके रद्द की। आप भी ना। जैद ने बहस नहीं की मजीद। मुनीजे को समझाना उसके बस की बात नहीं थी। वो अब गुज़श्ता अंदाज में टेक लगाए बैठी आंखें मूंद गई। जैद ने गर्दन जरा मोड़कर उसे देखा। जर्द से चेहरे पर मौसम के सबब सुर्ख पड़ती उठती हुई नाक, पलकों को गिरी हुई झालर, जैसे मुजस्मा साज ने सफेद मिट्टी गूंथते हुए उसमें दर्द की जर्दी, ऑरेंज बस्तगी की सुर्खी खोल दी हो। उसका साथ मौजूदा खामोशी वजूद भी दिल पे खबर को अजीब सी तसल्ली देता था। यार जैद, तुम सोचो तो एक दफा, शी इज रियली सीरियस अबाउट यू। अच्छी लड़की है, अच्छे बैकग्राउंड से है। क्लास खत्म होने के बाद वो कैंटीन आ गए थे और आधे घंटे से ऐना समननामा सुनाकर जैद के साथ बाकियों का भी सर खा रही थी। अच्छी है, आई नो, डैड की कुलीग की फैमिली से है। अब वो इंटरेस्टेड नहीं था, उसका मतलब ये नहीं था कि वो उसकी अच्छाई से इनकारी हो जाए। देखा, तुम्हारी तो फैमिली टर्म्स भी है उसके साथ। अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। ऐना ने जैसे अपनी तरफ से बात डन की। समन पिछले 1 माह से उसका सर खा गई थी कि वो जैद के सामने उसका केस रखे।
वाह, ऐसे तो डैड का प्रोफेशनल सर्कल इतना बड़ा है और मेरी मॉम इतनी सोशल हैं कि हर दूसरी बंदी से मेरी फैमिली टर्म्स हैं। ये क्राइटेरिया बना लिया तो आई एम गोना बी द नेक्स्ट बिग कैसोनोवा। उसे ऐना की बचकाना बात पर गुस्से से ज्यादा हंसी आई। हर किसी से कौन कह रहा है, एक समझ की बात हो रही है यहाँ। वो अब भी मिसर थी। क्यों पहले से लसी हुई दिमाग का मजीद नहीं कर रही हो ऐना? तुम लोगों को उसके माथे पर इतना बड़ा अनअवेलेबल का साइन नजर नहीं आता क्या? जैद ने कुछ हतमी कहने के लिए मुंह खोला ही था जब टेबल पर रखी ग्रेस एनाटॉमी की मोटी सी किताब पर सर रखे ओनते हुए समीर की झुंझलाई हुई नींद में डूबी आवाज गूंजी। डॉक्टर इंसारी की हर क्लास उसके लिए ख्वाब आवर दवा का हैवी डोज साबित होती थी। अनअवेलेबल? तुम कमिटेड हो तो बताया क्यों नहीं? ऐना के साथ बाकी तीनों का भी मुंह खुला। जैद ने सवालिया अंदाज में समीर को घूरते नफी में सर हिलाया। उसे जरूर लेक्चर के दौरान कोई ख्वाब आया था। यार कमिटेड नहीं है, पर इसका जो उस जर्नलिस्ट पर मेजर क्रश है ना, वो इसे इधर उधर देखने ही नहीं देता। समीर ने अपनी हमार आलूदा आवाज में धमाका किया। सर हनूस किताब पर धरा था। व्हाट द हेल, मुनीजे दोस्त है मेरी। जैद ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। कह क्या रहा था वो? तुम उनके दोस्त होंगे, पर तुम्हारी तो वो सिर्फ दोस्त हरगिज नहीं है। झूठ किससे बोल रहे हो? समीर उसके जारहाना अंदाज से जरा मुतासिर नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी? उसका दिल किया यही किताब उसके सर पर दे मारे जिस पर सर रखे वो बकवास कर रहा था। उनके नाम का नोटिफिकेशन आने पर तुम्हारे चेहरे पर जो सेरोटोनिन, डोपामाइन और ओकिस्टोकिन हैप्पी केमिकल्स का फ्लैश आता है ना, वही काफी है मेरी बात साबित करने के लिए। वरना हम गरीब दोस्तों का फोन तो ये पड़ाकू टाइम पर उठाता भी नहीं है। मर भी रहे हो ना, तब भी कॉल उठाने की बजाय कब्र पर आकर कहेगा सॉरी यार पढ़ रहा था। फोन साइलेंट पर था। और मुनीजे के टेक्स्ट का रिप्लाई ये ड्यूरिंग लेक्चर भी करता है। समीर ने आखिरकार सर उठाकर अपना जोश खताबत चुकाया। वो जैद का स्कूल के जमाने का बहुत अच्छा दोस्त था। ठीक कह रहे हो तुम। अब के आदिल, हादी और ऐना ने भी सर हिलाया। वो मुंह खोले उन सबको देख रहा था। क्या ठीक कह रहा है वो? कुछ भी। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग बैठकर बिना सर पैर की गॉसिप्स करो। वो गुस्से में उन सब पर बरसता वॉकआउट कर गया। उसके इस कदर डिफेंसिव होने पर उसके आधे ग्रुप ने उसे हैरत से देखा और आधे ने मायनी हेजी से। मान जा यार, कब तक डिनाई करेगा? वो चली गई ना किसी और के साथ, फिर पछताना बैठकर। कैंटीन से निकलते हुए समीर की हाँक उसके कान में पड़ी। उसने समीर से कम एक माह बात न करने का अहद करते मुठिया भींची। जल्दी, मुझे अगले आधे घंटे में घर पहुंचाओ। मुनीजे उजलत में गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसके बराबर कहते हुए बैठी। वो कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास के इंतजार में लाइब्रेरी में मौजूद था जब मुनीजे की कॉल आई। वो करीबी कहीं थी और उसे घर ड्रॉप करने का कह रही थी। अगर वो फारिग हो गया था कॉलेज से तो। सब खैरियत? अंकल ठीक हैं? वो उसकी इतनी उजलत पर परेशान हुआ। हाँ अब्बा ठीक है, पर तुमने मुझे टाइम पर ना पहुंचाया तो मैं ठीक नहीं रहना। फोन पर बटन दबाते हुए उसने उसकी फिक्र दूर की। आज उसे घर जल्दी पहुंचना था। वो वादा करके आई थी, पर हंगामी बुनियाद पर होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए कोई और मौजूद नहीं था चैनल पर। मजबूरन उसे जाना पड़ा था। कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते देर हो गई थी और मजीद उस 5 स्टार होटल के बाहर कोई रिक्शा या टैक्सी ना मिलने के सबब हो रही थी जब उसे जैद के कॉलेज के यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर होने का ख्याल आया। वो लेट हो जाती तो अब्बा कभी यकीन नहीं करते कि उसने ये दानिस्ता तौर पर नहीं किया। जी अब्बा, मैं निकल चुकी हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। उनके आने से पहले पहुंच जाऊंगी, जैसे मैंने वादा किया था। आप स्ट्रेस मत लें, खुदा हाफिज। वो अब्बा की हश्म की बातें सुनते उन्हें जवाब दे रही थी। शुक्र तुम फ्री थे, वरना आज अब्बू के हाथों मेरा कीमा बन जाता। फोन वापस पर्स में रखते हुए वो दोबारा गोया हुई। वो फ्री नहीं था, पर उसे एक्स्ट्रा क्लास की बात छुपाकर यही कहा कि रोज की क्लासेस खत्म हो गई हैं। उसके लिए फ्री हो सकता था वो। कौन आ रहा है? जैद ने फोन पर होने वाली गुफ्तगू की बाबत पूछा। यार है कोई लोग, मैं नहीं जानती। उसके अंदाज में लापरवाही थी। तो आपका मिलना क्यों जरूरी है जब आप जानती ही नहीं? वो उलझा। मुझे देखने आ रहे हैं ना? आपको वो शाम 6 बजे न्यूज लगाकर भी देख सकते हैं। जैद को समझ आता तो उसने अपने दई धमाका ही किया था। काश वो मुझे वहीं देख लेते। मुनीजे ने थकी हुई आह सा जुमला अदा किया। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। उसे समझ आ जाता तो वो खास टाइम निकाल कर यहाँ आने पर जरूर अपना सर कहीं दे मारता। उसका पूरा चेहरा सवाल निशान में ढल चुका था। यार रिश्ते के लिए आ रहे हैं वो मेरे। अरेंज मैरिज यू नो। अब के मुनीजे ने साफ साफ सीधे अल्फाज में समझाया और अगले लम्हे उसका सर
सीधा डैशबोर्ड से टकराया। जैद ने उसकी बात पर इस कदर मसरूफ शाहरा पर बीच रोड पर ब्रेक मारा था। जैद, वो माथे को दोनों हाथों से थामे चिल्लाई। सर के गिर्द वाकई चिड़ियां घूम गई थी। यू आर गेटिंग मैरिड? आप कैसे कर सकती हैं शादी? वो भी बेयकीनी से तकरीबन चिल्लाया ही था। ठीक है, मैं रिवायती लड़कियों जैसी नहीं हूँ और थोड़ी थोड़ी मर्दमार हूँ, लेकिन अब मेरा शादी करना इतना भी कोई अनहोनी नहीं है कि तुम्हारे यूं ब्रेक फेल हो। मुनीजे उसके रद्द-ए-अमल पर बाकायदा बुरा मान गई। उसमें इस कदर शौक वाली क्या बात थी? आई एम सॉरी। उसे अपने रद्द-ए-अमल के शदीद होने का एहसास हुआ। दिल के नीचे की जमीन बुरी तरह खिसकी थी। हु इज द लकी मैन? उसने खुद को कंपोज किया। नहीं पता, वही लापरवाही। ठीक, अभी आप जाकर मिलकर डिसाइड करेंगी। जैद ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अंदर कहीं किसी ने जोर से वही सर नफी में हिलाया। उसे नजरअंदाज किया। उसे क्या हो गया था? कौन से बबल में रहती हो तुम? मैं नहीं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि उन्हें मैं पसंद आई भी या नहीं। उसकी बात पर वो हंसी। आपको कौन नापसंद कर सकता है मुनीसे? उसने गर्दन मोड़कर मुनीसे की आंखों में झांका। हर अगला बंदा। अब हर कोई जैद इब्राहिम थोड़ी होता है। जैद इब्राहिम तो अब एक ही था। आप यूं ही किसी से भी शादी कर लेंगी। उसकी आवाज फिर डूबी। ये किसी भी किस कदर खुशकिस्मत था गधा। अब्बा की ख्वाहिश है यार, वो बीमार है, परेशान रहते हैं मुझे लेकर, पता नहीं क्या खदशे हैं उन्हें। यूं वो खुश और मुतमईन हो सकते हैं, अगर तो ये भी करके देख लेते हैं। अब्बा ने हाला को सख्ती से कह दिया था कि वो मुनीसे से पहले अलीजे का नहीं सोचेंगे। हाला को भी कोई इतराज नहीं था। वो तैयार थी रिश्ते वाली औरत से बात करने के लिए। मुनीसे अब्बा की फिक्र देखते चंद शराइत पर राजी हो गई थी। पहले ये कि फारूक चाहे तो मंगनी कर दे, पर शादी का जिक्र उनके ट्रांसप्लांट से पहले नहीं होगा। दूसरा ये कि उसके कैरियर और माशी फैसलों में कोई किसी भी किस्म की दखलंदाजी नहीं करेगा। जो ये दो शराइत मानने को तैयार हो और अब्बा को पसंद हो वो आ जाएं, वो कर लेगी शादी। आपको तो कोई भी कभी भी मिल जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? जैद को चंद माह पहले समीर का वो जुमला याद आया। उसे क्यों याद आया? जल्दी ये है, मेरी उम्र बढ़ रही है। अपेरेंटली मैं बूढ़ी हो रही हूँ। अभी ना की शादी तो कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वो अपना मजाक उड़ा रही थी या माशरे के मेयार का, वो समझ नहीं पाया। आपकी एज क्या है? 26। उसने जैद के सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया। मैं तो 4 साल बाद भी ये नहीं सोचूंगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। लेट स्टिल। 26 साल की उम्र में कौन बूढ़ा होता है? वो जिस क्लास का प्रोदा था उसे मुनीजा के तबके की सच्चाइयां समझ आना मुश्किल था। तुम आदमी लोग प्रिविलेज जेंडर्ड, तुम्हें क्या पता सोसाइटिकल प्रेशर्स क्या होते हैं? उसने सर झटका। आप सोसाइटिकल प्रेशर्स पर केव क्यों कर रही हैं? आप मुनीजे हैं, आप भी ये करेंगी। आज मामूल के बरक्स जरा के मोड में जैद था। सोसाइटिकल प्रेशर केव नहीं कर रही, बस अब्बा की फिक्र अपनी मर्जी से कम कर रही हूँ। और मेरे कौन सा कोई डिमांड्स या प्लान्स थे इस सब को लेकर? ना कोई है ऐसा है जिसके लिए मना करूं, बल्कि अगर कोई होता ना तो अब्बा खुशी खुशी मान जाते। मसला ही यही है कि कोई नहीं है, और जैसी मैं हूँ ऐश शोर के कभी कोई होगा भी नहीं। तभी खुद ही कोई इंतजाम करना चाह रही हैं वो भी आज तफसीली जवाब दे रही थी। पता नहीं जैद को या खुद को। गाड़ी रुक गई, घर आ चुका था। विश्मी लक यार, तुमने बूथी ऐसे सुझाई है जैसे मुझे नहीं तुम्हें देखने आ रहे हैं वो लोग, वो भी जबरदस्ती। मुनीजे ने उतरते हुए लहजे में मसनूई शरारत सुनी। गुड लक। जैद ने फीकी सी मुस्कान के साथ किस्मत के अच्छे होने की दुआ उसे नहीं खुद को दी। हाल कैसी रही मीटिंग? मुतमईन हुए तुम? वो स्टडी में सेंटर टेबल पर रखी फाइल पर स्याह ड्रेस पैंट और सफेद शर्ट की आसीने मुड़े झुका किसी गहरी सोच में महव था जब सादिया उसके पास आकर खड़ी हुई। इसे यहाँ आए 1.5 हफ्ता होने को आया था और चंद दिन से वो अपने और इब्राहिम के कराची में एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिकल फैसिलिटी, जहां कैंसर की वो इकसाम जिनका सर्जरी के बगैर इलाज मुमकिन नहीं का इलाज मैसर हो, बनाने के सालों पुराने मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू कर चुका था। आर्किटेक्ट इज गुड, आइडियाज तो अच्छे लगे मुझे, लेट्स सी फाइनल डिजाइन कैसा बनता है। वो अब भी बिल्डिंग के डिजाइन के कुछ ऑप्शंस देख रहा था। ध्यान अब भी कहीं और था, जैसे इन सरसरी बातों के पीछे कोई और फिक्र पिन्हा हो। क्या सोच रहे हो? सादिया ने नरमी से उसकी कोहनी पर हाथ रखे पूछा। आई एम नॉट श्योर मोम कि मैं इस प्रोजेक्ट को वो टाइम दे पाऊंगा जो ये डिमांड कर रहा है। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा कभी इस शहर में पहले की तरह इतना अरसा गुजार सकता हूँ। मुनीसे के चले जाने के बाद वो महज यहाँ 1 हफ्ता रहा था और उसके बाद जब भी आया था इस मखसूस अरसे से ज्यादा वो नहीं रह पाता था। इस शहर के चप्पे चप्पे की हाक उसे मुनीसे की हमराही में छानी थी।
अब सिर्फ वो रह गया था और हाक जो आंखों में माजी की किरचियों समेत घुस जाती थी। उसे वहशत होती थी इस शहर से। वो यहाँ मुनीजे के बगैर नहीं रह सकता था। साल में 2-2.5 माह बहुत ज्यादा तो नहीं है। ये प्रोजेक्ट इतने से वक्त का ही तकाजा तो कर रहा था। वो खुश थी कि इसी बहाने वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए देख लिया करेंगी। वो इनकी बात पर चुप हो गया। ये 2-2.5 माह उसके लिए सदियों पर मुहीत हो जाने थे। हर लम्हे ने चाल धीमी करके अपने कदम तले उसे रोंद कर गुजरना था। मुनीजे कराची में है ज़ैद, उन्होंने बेख्तियार कहा, कहकर खुद भी हैरान हुई। इस अजीज तर चेहरे पर वीरानी और खामोशियों के तारीक सायों से घबरा कर वो कह उठी थी, मुझे पता है। उसने धीरे से उनकी बात के जवाब में कहा, हाँ, हैरान जरूर हुआ कि वो कैसे जानती हैं। तुम उससे राब्ते में हो? वो उससे मालूम होने पर ज्यादा हैरान हुई। तो ये थी उसके शहर में 1 हफ्ते से ज्यादा रह जाने की वजह। हमारी फ्लाइट सेम थी, इत्तफाक आई गेस। वो चेहरा झुकाए मेज पर पड़े सफ़े समेटता उनसे अपना तासुर छुपा गया था। मैं मिली थी उससे। उसके हरकत करते हाथ सादिया के लफ्जों ने रोके। वो गैर महसूस अंदाज में लर्जे। इनफैक्ट मैंने मिलने बुलाया था उसे। उन्होंने अपना जुमला दोबारा तरतीब दिया। ज़ैद के दिल से हर खुशफहमी के शायद कोई इत्तफाक रहा हो उखाड़ फेंकी। क्यों? वो मुजस्सिम एक पुरमलाल सवाल हो गया। उससे रिक्वेस्ट करने के तुम्हें डिवोर्स दे दे। सादिया ने धीमे सुरों में मुजरिम सा एतराफ किया। ज़ैद को लगा वो अगला सांस नहीं ले पाएगा। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।